हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट को देखेंगे। देखिए, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसकी प्रिपरेशन सबसे पहले कराते हैं, बट मैंने सबसे एंड में इसको मतलब इस K2Cr2O7 के सारी प्रॉपर्टीज़ का स्ट्रक्चर देखने के बाद फिर हमने इसकी प्रिपरेशन को डिस्कस किया है। थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया है। तो देखिए, K2Cr2O7 या हम इसको डाइक्रोमेट आयंस बोल सकते हैं। आपको सबसे पहली चीज़ क्या याद रखनी है कि Cr2O7 को अगर बेसिक कंडीशन मिल जाती है तो वो किस में चेंज हो जाता है, हमारा क्रोमेट आयंस में। किस में चेंज हो जाएगा वो? क्रोमेट आयंस में। अब क्रोमेट आयंस को अगर एसिडिक मिल गया तो वो रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन और हमें डाइक्रोमेट मिल जाएगा। अब बच्चों को कन्फ्यूज़न क्या रहती है कि भाई कैसे याद रखें, ये थोड़े टाइम के लिए तो याद रहेगा बट फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी ख़त्म हो जाती है। तो देखिए, बहुत ही सरल सा एग्जाम्पल कि जिसके पास थोड़ा पैसा आ जाता है ना, उसको क्या चाहिए होता है कि मेरे पास और भी ज़्यादा पैसा आए। अब तो इसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये क्या चाहेगा, मुझे कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए। अब बताइए, ऑक्सीजन कहाँ होती है, बेसिक में कि एसिडिक मीडियम में? बेसिक मीडियम में होती है। तो ये डाइक्रोमेट आयंस को जैसे ही बेसिक मीडियम मिलेगा ये किस में चेंज हो जाएगा? क्रोमेट आयंस में। है ना आसान। अब क्रोमेट आयंस को H+ मिलेगा तो इसका आप रिवर्स रिएक्शन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। Cr2O7 प्लस OH नेगेटिव बेसिक कंडीशन मिलने के बाद ये किस में चेंज हो गया है, हमारा क्रोमेट आयंस में चेंज हो गया है। तो इसका रिवर्स रिएक्शन तो आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। अब आती है इसके कलर की बारी, क्योंकि कलर जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत सारे एलिमेंट्स के कलर्स दे रखे हैं बट हमें तो लिमिटेड कलर्स ही याद रखने हैं। तो आप ये देखेंगे, डाइक्रोमेट को मैंने ऑरेंज कलर में दिखाया है, क्रोमेट को आपने येलो कलर में देखा है। अब देखिए कैसे याद करें। थोड़े टाइम के लिए आपको ज़्यादा दिनों के लिए याद रखना है। तो देखिए, ऑक्सीजन ज़्यादा है और हमारा जो कलर है O से जो स्टार्ट होता है वो ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर देखिए कितनी सारी दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि ऑक्सीजन ज़्यादा है, बेसिक मीडियम में मिलकर आपको क्रोमेट आयंस मिल जाएंगे। ऑक्सीजन ज़्यादा है इसी वजह से इसका कलर कैसा है, ऑरेंज कलर का है। अब आती है बारी क्रोमेट आयंस की। क्रोमेट आयंस में देखिए ये जो 4 है ये कुछ ऐसा नहीं लगता जैसे ये Y बन गया हो, है ना। इस 4 को Y, और Y से हमारा कौन सा कलर होता है, येलो। टेट्राहेड्रली स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़ा सा इसको दिमाग में रखेंगे आप। Cr2O7 2 नेगेटिव, ध्यान रखिए 2 नेगेटिव, और CrO4 2 नेगेटिव। दोनों में ही कैसा चार्ज है, 2 नेगेटिव। यहाँ तक हमारी दो बातें हो गई हैं, एक तो मीडियम को लेकर और एक हमारे कलर को लेके, कलर और स्ट्रक्चर को लेके। अब बारी आती है कि हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, K2Cr2O7 और Na2Cr2O7 और K2Cr2O7। देखिए दोनों ही बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। और K2Cr2O7 को आप बार बार देखेंगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑलमोस्ट हर चैप्टर के अंदर इसका रोल है। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, पर हम Na2Cr2O7 को क्यों नहीं प्रैक्टिकल में लेते हैं भाई? अगर हमें कोई रिएक्शन करानी है तो हम मोस्टली K2Cr2O7 का यूज़ करते हैं, Na2Cr2O का यूज़ नहीं करते हैं। इसके पीछे दो रीज़न हैं। पहला रीज़न, एक तो ये पानी के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है, पानी के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल हो गया तो हमें क्रिस्टल्स बहुत आसानी से नहीं मिल पाएंगे। दूसरा, हाइग्रोस्कोपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइग्रोस्कोपिक होने का क्या मतलब है कि ये जो है एटमॉस्फेयर से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब आप सोचिए, आप लैब में गए, अब आपको प्रैक्टिकल करना है। आपने वॉच ग्लास लिया, वॉच ग्लास के अंदर आपने सोडियम डाइक्रोमेट रखा। अब ये तो हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये जो है हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसने तो पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो आपने वे किया था, क्या इसका वेट अब वही रहेगा? नहीं, अब इसका वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमारी कैलकुलेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से हम Na2Cr2O7 का यूज़ ना करके हम K2Cr2 का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारा नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है। K2Cr2O7 का जो भी हम वेट करेंगे
ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। बेसिक मीडियम, मीडियम के बारे में, मींस एसिडिक और बेसिक मीडियम के बारे में, उनका कलर स्ट्रक्चर के बारे में, फिर उनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ एक बात और, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी इसके ऊपर हम 3-4 रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं दूसरे का तो ऑक्सीडेशन कराते हैं और खुद बेचारे रिडक्शन करते हैं, खुद रिडक्शन कर लेते हैं। क्योंकि K2Cr2O7 नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसीलिए ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। कहाँ पर? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, तो इसकी बाद में बात करेंगे। बट अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि K2Cr2O7 सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। क्यों अच्छा है? नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह हम इसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ करते हैं। अब देखिए K2Cr2O7 की हमें एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर या एसिडिक मीडियम में रिएक्शन देखनी है। हमने ले लिया K2Cr2O7, यहाँ पर जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6। क्या है? +6। और ये किस में चेंज हो गया है? +3 में। ये किस में चेंज हुआ? +3 में। ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है। जब ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए तो इसका मतलब समझ लो कि उसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ जाए तो इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। हालांकि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो डेफिनेशन होती है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट अगर आपको तो जल्दी से पहचानना है कि किस में ऑक्सीडेशन हुआ है और किस में रिडक्शन हुआ है, तब आप क्या देखेंगे? तो समझ लीजिए जो एलिमेंट आपका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +6 से वो +3 में जा रहा है तो उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसका मतलब उसमें रिडक्शन हो रहा है। तो हम इसी के ही बेसिस पर हम फटाफट से चेक करेंगे किस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन और किस में रिडक्शन। तो देखिए Cr2O7 डाइक्रोमेट आयंस, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की, एक एटम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो यहाँ पर क्रोमियम किस में चेंज हो गया है? हमारा 3 पॉजिटिव आयंस में। इसका मतलब इसमें रिडक्शन हो रहा है। तो ये दूसरे एलिमेंट्स का क्या कर रहा होगा? ऑक्सीडेशन। तो देखिए आयोडाइड से किस में चेंज हो गया? आयोडीन में। आयोडाइड के ऊपर कितना चार्ज था? -1। आयोडीन में कितना हो गया? 0। बढ़ गया ना, -1 था पहले, अब क्या हो गया? 0 हो गया, बढ़ गया ऑक्सीडेशन। इसमें क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। स्टेनस से स्टेनिक में चेंज हो गया है। पहले थी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और अब कितनी हो गई है? +4। सल्फाइड के ऊपर चार्ज होता है 2 नेगेटिव और ये किस में चेंज हो जाएगा? सल्फर 0 में। तो बढ़ गया है, -2 से 0 मीन्स इसके अंदर भी क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है। फेरस में देखिए, फेरस से फेरिक में चेंज हो रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये एक हाफ रिएक्शन और ये सारी एक हाफ रिएक्शन। तो देखिए एक कंप्लीट रिएक्शन लिख देते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट रिएक्शन में देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब इनमें से कोई भी आप एक इक्वेशन को ले लीजिए, ठीक है। हम ले रहे हैं यहाँ पर आयोडाइड वाली, तो 6 आयोडाइड। और ये हमें क्या दे देगा? ये दे रहा है हमें 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 आयोडीन प्लस 7H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ पर हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स का इसने गेन किया था, तो इसने लॉस भी किया है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस है। बैलेंसिंग हम फिर किसी वीडियो में बता देंगे आपको कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं जी, ये रहा। तो ये हमारी एक कंप्लीट रिएक्शन हो गई है। ऐसे ही आप आयोडाइड, हमने यहाँ पर आयोडाइड का यूज़ किया था,
ये देखिए आयोडाइड से हमने आयोडीन वाली रिएक्शन ली थी, आप यहाँ पर कोई सी भी रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं। यही सेम रिएक्शन हम KMnO4 में भी बात करेंगे, ठीक है। यही सेम रिएक्शंस हम KMnO4 की प्रॉपर्टीज़ में भी देखेंगे। चलिए अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रिपरेशन। तो देखिए सबसे जो बाकी जो हैं सबसे पहले प्रिपरेशन को कराते हैं। मैंने इसको सबसे एंड में रखा है क्योंकि भूल जाते हैं बच्चे, 2 दिन याद रखेंगे, 4 दिन याद रखेंगे, फिर भूल जाते हैं। बट इसे करने के बाद अब आप नहीं भूलेंगे। तो आपको जो प्रिपरेशन है K2Cr2O7 हमें बनाना है। ज़्यादातर हम K2Cr2O7 का यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, प्रैक्टिकल्स में। तो देखिए ये जो हमारा डाइक्रोमेट आयंस है ना, इसके हमारे पास एक और होता है। अब वो और कौन सा है? क्रोमाइट और। कौन सा और है? क्रोमाइट और। अब क्रोमाइट और को हम ऐसे भी लिख सकते हैं FeCr2O4। FeCr2O4 ना लिखकर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हम यहाँ पर बहुत अच्छे से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। देखिए Fe जो है यहाँ पर किस में है? +2 में है। क्रोमियम कितने में है हमारा? +3 में है। तो आपको यहाँ से कई बार एक नंबर के अंदर ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ लेता है। तो आपको ऐसे भी याद रखना है और इसको ऐसे भी याद रखना है, जस्ट टू रिमेंबर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन एंड क्रोमियम, ठीक है। चलिए अब इसकी प्रिपरेशन। तो आपको हमने सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी याद करवाई थी कि ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर वो उसको और भी ऑक्सीजन चाहिए, जो कि हमें बेसिक मीडियम में बहुत आराम से मिल जाएंगे और हमें वो क्रोमेट आयंस में मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ याद रखनी है कि अगर बेसिक मीडियम मिल जाता है तो वो क्रोमेट में चेंज हो जाएगा। बेसिक मीडियम मिलते ही वो किस में चेंज हो जाएगा? क्रोमेट आयन में। वो अब बार बार जो मैं वो कह रही हूँ, यहाँ तो हमारा डाइक्रोमेट था, पर प्रिपरेशन में डाइक्रोमेट नहीं होगा, प्रिपरेशन में हम और लेंगे। प्रिपरेशन में हम और लेंगे। अब वो और कौन सा है? FeOCr2O3। इसी को हम क्रोमाइट और बोलते हैं। तो देखिए FeCrO4, ठीक है, प्लस Na2CO3। ये कैसा सॉल्ट है? ये बेसिक सॉल्ट है। अब देखिए बेसिक कंडीशन मिलते ही ये जो डाइक्रोमेट जो भी है हमारा डाइक्रोमेट, अब ये किस में चेंज हो जाएगा? क्रोमेट आयंस में। किस में चेंज हो गया? क्रोमेट आयंस। और क्रोमेट आयंस का कलर क्या होता है? ऑरेंज, ठीक है। बाकी आयरन का क्या होगा? आयरन चेंज हो जाएगा Fe2O3 में। किस में चेंज होगा? Fe2O3 में। कार्बोनेट का क्या होगा? तो सबको पता है CO2 में चेंज हो जाता है। एक और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्या? देखिए Cr2O7 में भी हम ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं, और जब हम KMnO4 बनाएंगे तो वहाँ भी हम ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में यूज़ करेंगे। यहाँ भी यूज़ हो रहा है और वहाँ भी यूज़ हो रहा है। आपको बता दूँ, जिसने K2Cr2O7 की कॉन्सेप्ट वाइज समझ कर उसकी प्रिपरेशन याद कर ली, KMnO4 की ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। तो फिर से देखें, हमने क्रोमाइट और लिया, बेसिक कंडीशन बेसिक सॉल्ट लिया, 7 ऑक्सीजन लिया हमने, भर भर के ऑक्सीजन लिया। तो हम जानते हैं बेसिक कंडीशन में क्या बन जाता है आपका? क्रोमेट आयंस बन जाएगा। फेरस यहाँ पर क्योंकि आयरन किस में था? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब ये किस में चेंज हो जाएगा? फेरिक में। कार्बोनेट जो आयंस थे किस में चेंज हो जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, बहुत अच्छे। अब जो क्रोमेट आयंस हैं, क्रोमेट आयन को अगर एसिडिक कंडीशन मिल गई तो किस में चेंज हो जाता था? वो डाइक्रोमेट में। याद करिए, ये देखिए क्रोमेट आयंस को अगर एसिडिक कंडीशन मिल जाती है तो वो हमारा डाइक्रोमेट आयंस में चेंज हो जाता है। क्रोमेट आयंस को एसिडिक कंडीशन मिल गई तो वो क्या हो जाएगा? किस में चेंज हो जाएगा? डाइक्रोमेट आयंस में। बस इतनी सी ही बात थी। देखिए ये रहा क्रोमेट आयन, मिल गई एसिडिक कंडीशन, किस में चेंज हो गया? डाइक्रोमेट आयंस में, और सोडियम आयन बाहर, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो हैं 2 सोडियम आयन बाहर निकल जाएंगे। बट हमने तो ये बोला था कि Na2Cr2O7 जो है हमारा कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। हमें तो ये निकालना है किस फॉर्म में? क्रिस्टल्स फॉर्म में। हमें तो इसे टच कर कर देखना है, ठीक है। ये पानी में अगर डिज़ोल्व रहा, पानी में, ये तो Na2Cr2O7 तो इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत ज़्यादा होती है,
तब आप इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? अरे भैया हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो K2Cr2O7 चाहिए, हमें तो इसको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, और बाहर इसको यूज़ कर लेंगे। तो देखिए Na2Cr2O7 लिया, क्या सोडियम से हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है? बिल्कुल है। पोटाशियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, Na को हटा के सोडियम कहेगा, पोटाशियम कहेगा कि भैया सोडियम तू अलग निकल और मैं तेरी जगह ले रहा हूँ। Na2Cr2O7 की जगह हमें अब क्या मिल जाएगा? K2Cr2O7। इसके हमें क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, हम इनको सेपरेट आउट कर लेंगे और बन गया हमारा K2Cr2O7। K2Cr2O7 के अंदर बस इतना ही था, आपको इतना ही याद करना है। तो देखिए फिर से देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। डाइक्रोमेट को बेसिक कंडीशन में मिल गया तो क्रोमेट आयंस, क्रोमेट को एसिडिक तो डाइक्रोमेट, इनका कलर हो गया, इनका स्ट्रक्चर हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करते हैं। Na2Cr2O7 का यूज़ हम लैब्स में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हाइग्रोस्कोपिक होता है। K2Cr2O का यूज़ हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भैया ये जो है हमारा नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है और इसीलिए हम इनको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी यूज़ करते हैं। किसको? K2Cr2O7 को। K2Cr2O7 वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका आप बार बार यूज़ करेंगे, बहुत जगह यूज़ करेंगे। एसिडिक सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पर K2Cr2O7 को बल्ले बल्ले हो गई, हमें तो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक कंडीशन में पढ़नी है। KMnO4 के तो भाई साहब बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करें, बट K2Cr2O7 की हम सिर्फ एसिडिक कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, +3 में चेंज हो जाएगा। ये एक हाफ रिएक्शन जो सभी में कॉमन होगी, बाकी हाफ रिएक्शन इनमें से आप किसी को भी लेकर इसको कंप्लीट रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं उतना ही वो दे भी देते हैं। तो यहाँ पर जो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाती है, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन में क्या याद रखना है? डाइक्रोमेट बनाना है, पोटाशियम डाइक्रोमेट बनाना है तो क्रोमाइट और का फॉर्मूला याद करना है। इसका दूसरा तरीका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम बेसिक कंडीशन ऑक्सीजन भर के डालेंगे, किस में बन जाएगा? क्रोमेट आयंस में, Fe2O3 में और CO2 में। जैसे ही ये बना, अब हमें एसिडिक कंडीशन डालनी है, सबसे पहले बेसिक फिर एसिडिक, और यही 2 स्टेप, बेसिक फिर एसिडिक, KMnO4 में भी हम ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। पहले हम बेसिक डालेंगे कंडीशन, फिर उसके बाद एसिडिक कंडीशन डालेंगे। अब तो बस एसिडिक डाली तो हमें डाइक्रोमेट मिल गया, सोडियम डाइक्रोमेट मिला। सोडियम डाइक्रोमेट नहीं चाहिए था, हमें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए था। तो इस सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को हमने ऐड किया और बन गया हमारा K2Cr2O7। तो यहाँ तक हमारा K2Cr2O7 ख़त्म। अब देखते हैं हम KMnO4 देखिए यहीं से M, ठीक है, आपको क्या याद रखना है? ये M मीन्स मोर, ठीक है, M मीन्स मोर। यहाँ पर ये मोर का मतलब क्या है कि देखिए एक तो रिएक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, इसमें रिएक्शंस भी ज़्यादा हैं K2Cr2O7 से, और ऊपर से M का मतलब कि भैया ये मोर मीडियम में काम करेगा। ये मोर मीडियम मीन्स एसिडिक मीडियम में भी काम करेगा, न्यूट्रल मीडियम में भी काम करता है और हल्का सा एल्कलाइन मीडियम में भी काम करेगा। जबकि हमने K2Cr2O7 को सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करते देखा, ठीक है। तो इस M का मतलब कि भैया एक तो रिएक्शंस इसमें ज़्यादा होने वाली हैं। क्यों ज़्यादा होने वाली हैं? क्योंकि ये एसिडिक मीडियम, ये हमारा न्यूट्रल मीडियम और हमारा एल्कलाइन मीन्स बेसिक मीडियम में भी काम करता है। चलिए उसके बाद अब स्ट्रक्चर की बारी। तो देखिए मैंगनेट आयन से टेट्राहेड्रली है, ये भी टेट्राहेड्रली है। आपको परमैंगनेट आयंस जो कि पर्पल कलर के होते हैं, KMnO4 का स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि डबल बॉन्ड होते हैं और एक सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव होता है। मैंगनेट आयंस देखिए सबसे पहले तो हमारा परमैंगनेट है,
ठीक है, ज़्यादातर हम परमैग्नेट आयंस की बात करेंगे चैप्टर के अंदर, क्योंकि यही हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, जो सबसे पहले जो चीज़ें आपको याद करनी है वो समझिए कि अगर आप परमैग्नेट आयंस को, क्योंकि यही है सबसे ज़्यादा, ठीक है, हम इसी के ही बारे में पढ़ेंगे, तो इसी के ऊपर हम सारी रिएक्शंस करेंगे। अगर परमैग्नेट आयंस को हीट किया जाए, आप खुद सोचो, इसको अगर आप हीट करेंगे, हीट करने पर क्या होगा कि भैया यहाँ तो 3 डबल बॉन्ड हैं, यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड, अरे कोई ना कोई तो डबल बॉन्ड टूट ही जाएगा। ये टूटते ही देखिए एक डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर जो मैंगनेट आयंस हैं अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 डबल बॉन्ड रह गए हैं, ठीक है। तो आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको एक बार स्ट्रक्चर याद कर लेना है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। KMnO4 इसको हीट करते हैं तो मैंगनेट आयंस में ये टूट जाता है। उसके साथ साथ आपको ये MnO2 जो कि आपको याद रखना है, प्रिपरेशन में काम आएगा, और ऑक्सीजन भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो मैंगनेट आयंस को जब आप तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन कराते हैं, तो इसको हम मैंगनेट आयंस में, ये हमारा एक और होता है MnO2, प्रिपरेशन में हम इसका यूज़ करेंगे और ऑक्सीजन में ये टूट जाता है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। इसमें KMnO4 के अंदर हम इन 3 कंपाउंड्स को याद रखना है, ठीक है। अभी अभी हमने बात करी KMnO4 की, K2MnO4 की और MnO2 की। MnO2 की बारी हम कहाँ पर, ये प्रिपरेशन के टाइम पर ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है, और प्रिपरेशन के टाइम पर हम ज़्यादा बात करेंगे। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि बताइए परमैग्नेट आयंस मैग्नेट पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है मैग्नेट आयंस। अब ये देखते हैं। तो देखिए, अब जो है हम मैग्नेट आयन, परमैग्नेट आयंस को देखते हैं सबसे पहले। ये रहा हमारा परमैग्नेट आयंस। तो MnO4 नेगेटिव, मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये X -8 इज़ इक्वल टू में -1, तो हमारा X इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, +7। हो Mn की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है हमारी 3d5 4s2। क्या होती है, 3d5 4s2। अरे 7 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, मैंगनीज़ में से 7 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, अरे क्या रह गया, आर्गन। क्या रह गया, आर्गन। क्या कोई इलेक्ट्रॉन्स है, अरे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स छोड़ो, कोई इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं बचा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन पेयर तो छोड़ो, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बचे। क्यों नहीं बचे, क्योंकि मैंगनीज़ के ऊपर कितना चार्ज आ गया है, यहाँ पर +7। कितना चार्ज आ गया है, +7। 5 सातों के सातों इलेक्ट्रॉन्स इसने धक्के मार के बाहर निकाल दिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको आर्गन जो मिल रहा था, इसको आर्गन ज़्यादा स्टेबल जो मिल रहा था, इसीलिए इसने 7 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के बाहर निकाल दिया। जाओ, और हम क्या बनेंगे, डायामैग्नेटिक, और मस्त रहेंगे। अब जो है हमारा मैग्नेट आयंस है। अब मैग्नेट आयंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा मैग्नेट आयंस है, ये देखिए, ये जो है हमारा मैग्नेट आयंस को लिखते हैं। मैग्नेट आयंस है हमारा MnO4 2 नेगेटिव। Mn की यहाँ पर जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना आएगा, +6। कितना आएगा, +6। तो देखिए +6, यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दीजिए तो कितना बच जाएगा, 3d1। कितना बच जाएगा, 3d1। देखिए ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से थे, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स को इसने धक्के मार के बाहर निकाला, कितने बच गए, 1। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर बैठा हुआ है, 3d सब शेल में। अरे बच्चा, ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन ही इसको क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक बना देगा। इसको क्या बनाएगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मीन्स इसके पास कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 1। कितने प्रेजेंट हैं इसमें, 1।
चलिए, तो देखिए KMnO4 के बारे में हमने अभी तक क्या देखा, इसको आप हीट करते हैं तो ये बेचारा टूट जाता है, परमैग्नेट आयंस। फिर इसका हमने मैग्नेटिक बिहेवियर भी देख लिया कि भैया ये डायामैग्नेटिक है कि ये पैरामैग्नेटिक है। चलिए, फिर उसके बाद देखिए जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है वो आपने कैसे याद रखनी है। पर मैग्नेट, जैसे पहले भी बोला, हमें सबसे ज़्यादा पर मैग्नेट के ऊपर फोकस करना है। तो पर मैग्नेट ले लिया जी हमने, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसको ये नहीं पता है कि मेरे साथ क्या आगे आगे क्या होने वाला है। ठीक है, इसने सोचा अभी तो बस मुझे 1 ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में चेंज हो जाता हूँ, मैग्नेट आयंस में। बड़ा खुश हो गया मैग्नेट आयंस में। और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +6। अभी अभी निकाला था हमने मैग्नेट आयंस का। ठीक है, मैग्नेट आयंस का कितना होता है, +6। चलिए, अब और बारी आती है, अब तो इसको हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, अब इसको टेंशन होने लगी। ठीक है, ये पर मैग्नेट आयंस को टेंशन होने लगी कि भैया पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, कोई दिक्कत नहीं थी, अब 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या हो गया, अरे भैया ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गया, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होते जा रहे हैं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स का जो खजाना भरा हुआ था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन से भी बात नहीं बनी, 5 इलेक्ट्रॉन थमा दिए, लो भैया तुम 5 इलेक्ट्रॉन्स पकड़िए। अब तो भैया इसको चक्कर आ गए, क्यों, अब तो सिर्फ इसके पास 2, अब तो इसके पास कितना ऑक्सीडेशन स्टेट रह गया, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर अब कितना रह गया है, +2। ठीक, ऊपर कितना था इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, +4। यहाँ पर तो बल्ले ही बल्ले थी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +6 था। ठीक है, तो इसने ये सोचा था मेरा ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा चेंज नहीं होगा इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, बट जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन नंबर है या मैं कहूँ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो घटता जा रहा है। यहाँ पर +6, इसको लिख देते हैं, यहाँ पर हुआ +6, यहाँ पर हुआ +4 और यहाँ पर हुआ 2 पॉजिटिव। ठीक है, इसको मैं ऐसे ना बोलकर ऐसे भी बोल सकती हूँ कि जब तक एसिडिक कंडीशन नहीं थी तब तो ये पूरे मौज में था, +6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पूरे मौज में था, स्टेबल कन्फिग्रेशन थी, बट जैसे ही H+ आया, ठीक है, अब ये MnO2 में चेंज हो गया और H+ और एसिडिक कंडीशन, तो ये इसको किस में चेंज होना पड़ा, मैग्नेस सॉल्ट में। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेस सॉल्ट में। इसको लिख देते हैं कि ये हमारा क्या है, मैग्नेस सॉल्ट। ये है हमारा मैग्नेस सॉल्ट। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे मैग्नेस सॉल्ट के। चलिए, तो ये हो गया, पर मैग्नेट आयंस को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, कोई दिक्कत नहीं थी, MnO4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर मैं ये कहूँ कि 4H+, थोड़ी सी एसिडिक कंडीशन बढ़ा दी गई तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और घट गया। MnO4 नेगेटिव को अगर हमने और भी एसिडिक कंडीशन दी तब तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और भी ज़्यादा घट गया। ठीक है, चलिए इसके कलर का देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है, कलर आपको दिखा भी रखा है। पर मैग्नेट, P फॉर पर मैग्नेट, P फॉर पर्पल, और इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका, ग्रीन कलर। और देखिए क्रोमेट आयंस में कन्फ्यूज़न मत होना, आपको पता ही रखा है येलो और ऑरेंज, येलो एंड ऑरेंज। चलिए उसके बाद अब देखिए K2Cr2O7 की जब हमने बात करी थी तो हमें सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में इक्वेशंस पढ़नी थी। ठीक, बट KMnO4 की तो ये तो मोर है, मोर एसिडिक में भी पढ़ो, न्यूट्रल में, अल्कलाइन में, सब में पढ़ो। ठीक, और इनके जो कॉमन स्टेप्स हैं प्रिपरेशन में, हम इनकी प्रिपरेशन में बात करेंगे तो बिल्कुल सेम वैसे ही, पहला क्या डालेंगे, बेसिक कंडीशन, फिर दोबारा क्या डालेंगे, एसिडिक कंडीशन। K2Cr2O7 में भी हमने यही काम किया था, पहले हमने क्या डाला था, Na2CO3 बेसिक सॉल्ट डाला था, और फिर उसके बाद हमने एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड कराई थी। KMnO4 में भी हम यही बात करेंगे, बट पहले
एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर और न्यूट्रल में और अल्कलाइन में इसकी रिएक्शंस क्या क्या होती हैं वो देख लेंगे। देखिए एसिडिक सॉल्यूशन है, पोटाशियम परमैग्नेट है, परमैग्नेट आयंस हैं, ये किस में चेंज हो गया? हमारे मैग्नेस सॉल्ट में। आप देख रहे हैं मैग्नेस सॉल्ट को मैंने किस में दिखाया है? पिंक कलर में। ये P फॉर पर्पल, ये P फॉर पर्पल, और पर्पल का ही बहन क्या होती है? पिंक। तो ऐसे याद रख लेंगे आप, पर्पल का ही बहन क्या है? पिंक, और पिंक मतलब Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, पर्पल से हमें पिंक कलर मिल जाता है, किस में? एसिडिक में। तो जब भी एसिडिक कंडीशन आए तो MnO4 को आपने किस में चेंज कर देना है? मैग्नेस सॉल्ट में, और मैग्नेस सॉल्ट का कलर कैसा होता है? पिंक कलर का होता है। चलिए तो कुछ रिएक्शंस तो वही सेम है जो कि हमने K2Cr2O7 में बात करी थी, ठीक है। कुछ और नई रिएक्शंस भी हैं इसके अंदर, उसके बारे में भी बात करें। देखिए सेम रिएक्शन K2Cr2 में हमने पढ़ा, आयोडाइड किस में चेंज हो रहा है? आयोडीन में, ठीक है। फेरस किस में चेंज हो रहा था? फेरिक में चेंज हो रहा था। वहाँ भी हमने पढ़ी थी, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये फेरस से फेरिक में क्यों? पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। K2Cr2O7 और KMnO4, अरे भाई बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। क्या हैं ये? वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, बल्ले बल्ले। चलिए ऑक्सलेट, ये क्या है? ऑक्सलेट आयंस किस में चेंज हो गए? हमारे कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑक्सलेट आयंस किस में चेंज हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड में। सल्फाइड किस में चेंज हुआ? सल्फर में। सल्फाइड किस में चेंज हुआ? सल्फर में। सब ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। देखिए यहाँ पर सल्फाइड -2 से 0 चला गया, यहाँ भी आपका सल्फाइट है, ठीक है। ये आपका सल्फाइट है, किस में चेंज हो गया? सल्फेट में। देखिए अब कुछ फॉर्मूलेस तो आपको बार बार याद करने पड़ेंगे। ये आपका सल्फाइट है जो कि सल्फेट में चेंज हो रहा है। ये आपका नाइट्राइट है, किस में चेंज हो रहा है? नाइट्रेट में, ठीक है। आपको तो बस इतना ही याद रखना है। देखिए आपको ये सब चीज़ें याद करने की नीड नहीं है। आपको क्या याद रखना है कि अगर MnO4 नेगेटिव के साथ एसिडिक मीडियम मिल जाती है तो ये किस में चेंज होता है? मैग्नेस सॉल्ट में। एक तो ये चीज़ याद रखनी है, प्लस में कुछ ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। आयोडाइड किस में चेंज हो रहा है? आयोडाइड आयोडीन में। फेरस फेरिक में। सल्फाइड सल्फर में। ऑक्सलेट कार्बन डाइऑक्साइड में। सल्फाइड सल्फेट में। नाइट्राइट नाइट्रेट में। बस इतना सा याद कर लीजिए। इन सब का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर परमैग्नेट का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इनको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। चलिए ये तो बात हो गई हमारी एसिडिक मीडियम की, और अब बारी आती है न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशंस की। तो न्यूट्रल में, या फिर मैं कहूँ वीकली बेसिक सॉल्यूशन में, ये ध्यान रखें किस में चेंज हो जाएगा? कि MnO4 MnO2 में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? ये MnO2 में। और MnO2 के बारे में मैंने आपको बताया था, ये प्रिपरेशन में भी काम, इसका हम प्रिपरेशन में भी यूज़ करेंगे। तो अगर मैं इससे पहले का रिवाइज़ करूँ, एसिडिक मीडियम में हमारा जो KMnO4 था वो किस में चेंज हो रहा था? Mn2 पॉजिटिव में। अब जो ये हमारे न्यूट्रल और ये हैं, ये किस में चेंज हो रहे हैं? MnO2 में, ठीक है। एसिडिक मीडियम में किस में चेंज हो रहे थे? ये Mn2 पॉजिटिव में, और MnO2 किस में चेंज होंगे? ये हमारे न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में। चलिए एक और चीज़, ऑक्सीडेशन तो ये यहाँ पर भी कर रहे हैं, बट आयोडाइड को आयोडेट में चेंज करेंगे, ठीक है। फिर से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये आयोडाइड को किस में चेंज कर देते हैं? आयोडेट में। आयोडीन को आयोडाइड को किस में चेंज करते हैं? ये आयोडेट में, ठीक है। बाकी थायोसल्फाइड है, थायोसल्फाइड को फिर से सल्फेट में। और ये क्या था हमारा? मैग्नेस सॉल्ट, Mn2 पॉजिटिव। ये देखिए यहाँ पर लिखा था मैग्नेस सॉल्ट, ये रहा। ये क्या है हमारा? मैग्नेस सॉल्ट। मैग्नेस सॉल्ट को किस में चेंज कर देंगे? MnO2 में, ठीक है। अब देखिए
KMnO4 किस में चेंज हो रहा है? MnO2 में। KMnO4 किस में यूज़ हो रहा है? MnO2 में। KMnO4 किस में चेंज हो रहा है? MnO2 में। बट यहाँ पर मैंगनीज भी इसी में ही, ठीक है, मैंगनस जो ये हमारा मैंगनस है ये भी किस में चेंज हो रहा है? MnO2 के अंदर। मैग्नेट पर मैग्नेट आयंस भी हमारे MnO2 में चेंज हो रहे हैं और मैंगनस सॉल्ट भी हमारा किस में चेंज हो जाएगा? MnO2 में। बाकी ये 3 रिएक्शंस, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी ये वाली रिएक्शंस। आयोडाइड किस में चेंज हो रहा है? आयोडेट में। आयोडाइड किस में चेंज होगा? आयोडेट में। इससे पहले जो भी हमने रिएक्शंस देखी थी उसमें हमने ये देखा था आयोडाइड किस में चेंज हो रहा था? आयोडीन में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए कि जो परमैग्नेट की जो टाइट्रेशंस होती हैं, मींस जो KMnO4 की जो टाइट्रेशंस होती हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती हैं, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं देती हैं। क्यों नहीं देती हैं? वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये HCl को किस में चेंज कर देगा? Cl2 को HCl। भैया ये जो हमारा Cl नेगेटिव है किस में चेंज कर देगा? ये Cl2 में, ठीक है। बट ध्यान रखेंगे आयोडाइड जो है हमारा आयोडेट में चेंज हो जाता है। कब? न्यूट्रल मीडियम में या फिर हमारा वीकली बेसिक मीडियम में। ओके, अब इसका लास्ट टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। तो आप रिकॉल करिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। रिकॉलिंग में आपको क्या पता चला कि K2Cr2O7 में सबसे पहले हमने बेसिक कंडीशन डाली थी, मींस Na2CO3 डाला था, और फिर उसके बाद हमने एसिडिक सॉल्यूशन से प्रिपरेशन बना लिया था। Na2Cr2O7 मिल गया था, वो तो फिर हमें आयन एक्सचेंज करने पड़े थे। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी हम एक और लेते हैं। वो क्या और है? पायरोलूसाइड, जिसका फॉर्मूला होता है MnO2। अब इसको भी याद रखें, MnO2 आपको कहाँ कहाँ मिला था? हीट करने पर मिला था। किसको? पोटेशियम परमैंगनेट को। और दूसरी जगह हमें क्या मिला था? अरे भैया मैग्नस सॉल्ट, ठीक है। मैग्नस सॉल्ट किस में चेंज हो गया था? MnO2 में। और भी रिएक्शंस थी भाई। KMnO4 हमारा MnO2 में चेंज हो रहा था। किस किस कंडीशन में? देखिए, न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन में, ठीक है। तो आपको इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए, याद करते हुए चलना है। चलिए, इसकी प्रिपरेशन। पायरोलोसाइट ले लिया। पायरोलोसाइट के बारे में जस्ट अभी हमने रिकॉलिंग करवाई। बेसिक कंडीशन भर के ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन K2Cr2O7 में भी था? हाँ बिल्कुल था। बेसिक कंडीशन थी? बिल्कुल थी। क्या मिल गया? मैंगनेट आयंस। क्या मिल गया? मैंगनेट आयंस। अब मैंगनेट आयंस का कलर हमारा ग्रीन होता है। अब मैंगनेट आयंस को एसिडिक कंडीशन में डाला तो हमें क्या मिल गया? परमैंगनेट आयंस। क्या मिल गया? परमैंगनेट आयंस। और हमें एक और जो हमने और डाला था वही हमें वापस मिल गया, पायरोलोसाइट और हमें एक तरीके से दिस इज़ वन ऑफ द मैथड फ्रॉम विच वी गेट परमैंगनेट आयंस। कौन से आयंस? परमैंगनेट आयंस। नाउ वी हैव अनदर मैथड। दूसरा मेथड क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। अरे भैया इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया, बिल्कुल, पर पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम रहेगा। पायरोलोसाइट और लिया, बेसिक कंडीशन ऑक्सीजन ले लीजिए या KNO3 ले लीजिए, डजेंट मैटर। बेसिक कंडीशन और ऑक्सीजन लिया तब भी हमें मैग्नेट आयंस मिल गया। पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम था। क्या मिल गया हमें? मैग्नेट आयंस मिल गया। अब इस मैग्नेट आयंस को हमने इलेक्ट्रिकली बिजली के झटके दिए, किसमें? अल्कलाइन सॉल्यूशन में, और आपको क्या मिल गया? परमैंगनेट आयंस। तो देखिए K2Cr2O7 के अंदर तो सिर्फ हमने एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा था। KMnO4 के अंदर हमारे पास स्टेप्स तो बिल्कुल वही हैं, 2 मेथड हैं। एक तो पहले बेसिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन, फिर दूसरा जो प्रोसेस है KMnO4 लेने का वो क्या है? पहले तो आपने बेसिक कंडीशन ही रखी, ठीक है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकली
ऑक्सीडेशन कराया, जब इलेक्ट्रिकली ऑक्सीडेशन कराया तो हमें क्या मिल गया, पर मैग्नेट आयंस। और यहीं पर ही हमारा समाप्त होता है क्या, K2Cr2O7 और KMnO4। आई होप आपको ये वीडियो याद रहेगी आपके बोर्ड्स के टाइम तक। थैंक यू वेरी मच।